Hello friends, in today's video we will discuss about 3D, 3 dimension class 12th mathematics. Okay, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि 3 डायमेंशन होता क्या है। 3D आपने सबने देखी होगी। 2D अपन पढ़ते हैं तो उसमें x एक्सिस होता है और y एक्सिस होता है, और 3D जो होती है उसमें z एक्सिस होता है, जो ऐसे बाहर की तरफ होता है या अंदर की तरफ होता है। x एक्सिस का मतलब ऊपर की तरफ ही जा रहा है, सॉरी y एक्सिस ऊपर की तरफ और z एक्सिस लेफ्ट और राइट की तरफ। तो अपन जो z एक्सिस है बोर्ड पर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से दिखा देते हैं। ये तीनों जो है x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो भी 90 होता है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो भी 90 होता है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो भी 90 होता है। अब रिप्रेजेंट करने के लिए अपन इसको इस समझ सकते हैं, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया और ये z एक्सिस हो गया। ये एंगल जो इन दोनों में बन रहा है अंगूठे में और इस अंगुली में वो भी 90 का, इस अंगुली में इसमें जो बन रहा है वो भी 90 का, और इस अंगुली को मैं यहाँ से हटा के यहाँ लगा दूं तो आप देखो कितने का एंगल हो जाएगा अंगूठे और इस अंगुली में 90 का। ये तीनों कहलाते हैं आपके एक्सिस कहलाते हैं। और 3D में ये जो 3 डायमेंशन इसीलिए बोलते हैं इसको त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति इंग्लिश में बोलते हैं। और अब सबसे पहले बात करते हैं, आपके दो टर्म नए टर्म आते हैं, तो डीसी एक डीआर। डीसी क्या होता है यानी डायरेक्शन रेशियो, और डीआर यानी सॉरी डीसी यानी डायरेक्शन कोसाइंस और डीआर यानी डायरेक्शन रेशियो। तो डीसी क्या होती है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बनाया गया किसी पॉइंट के द्वारा, किसी स्थिति से पोजीशन वेक्टर के द्वारा जो एंगल बनाए गए हैं एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ, उनका कोस ही आपका क्या कहलाता है, क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। जो कोस, जैसे मैं कह दूंगा एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। कौन, आपका ओपी जो पोजीशन वेक्टर है वो आपका ये एंगल बना रहा है। अब इसको 3D में समझाने के लिए मैं यहाँ अल्फा ले लेता हूँ, ये बीटा हो गया और अपन इसको मान लो गामा एंगल हो गई जेड एक्सिस के साथ। अल्फा बीटा गामा एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है आपका ये पोजीशन वेक्टर है, या फिर यहाँ कोई लाइन होती है, ये लाइन होती है, मान लो एल लाइन है, ये एल लाइन है, और इसका जो एक वेक्टर ले लेते हैं, इसमें इसका जो रेखा खंड ले लेते हैं, सेगमेंट ले लेते हैं, ये अभी भी इतना ही एंगल बना रहा जितना ओपी बनाता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो ये जो एंगल्स बने हैं अल्फा बीटा और गामा, ये इनके आगे अगर कोस लगा दोगे, कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा, ये आपके कहलाएंगे बेटा, क्या कहलाएंगे, अल्फा बीटा और गामा, ये आपके कहलाएंगे एल एम और एन, यानी इन्हीं को क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। कोई किसी भी एक्सिस में कोई लाइन या कोई लाइन का वेक्टर पार्ट जितना एंगल बनाता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, वही आपकी कहलाती है डायरेक्शन कोसाइंस। अब अगर इनमें आपस में रिलेशन पूछे तो एक सिंपल सा रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये रिलेशन होता है डायरेक्शन कोसाइंस में, यानी किसी वेक्टर पोजीशन वेक्टर की या किसी लाइन की जो डायरेक्शन रेशियोज है उन दोनों तीनों का स्क्वायर का सम ऑलवेज किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ये आपको याद रखना है कि हमेशा डायरेक्शन कोसाइंस ऑलवेज किसके इक्वल होगी, 1 के का स्क्वायर ऑलवेज किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अब इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं कि मान लो ये कोई वेक्टर है, ये आपका, ये इसको एक्स एक्सिस नाम दे दिया, इसको वाई दे दिया, इसको जेड दे दिया, तीनों पैरेलल है, किसी भी नाम दे सकते हैं। मान लो ये एंगल बन रहा है आपका 90 डिग्री का एक्स एक्सिस के साथ, और यहाँ बन रहा है 60 डिग्री का, और ये आपसे पूछ ले ये कितना होगा, थीटा कितना होगा, तो आपको पता है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको कहते हैं कोस अल्फा, वाई के साथ बनेगा उसको कोस बीटा, और जेड के साथ बनेगा उसको कोस थीटा, सॉरी कोस गामा कह देते हैं। यहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, कोस 90, तो अपन को पता है कोस 90 हो जाएगा, एल की वैल्यू एल इक्वल्स टू कोस 90, एम कितना हो जाएगा कोस 60 और एन कितना हो जाएगा कोस थीटा। अब इन तीनों में रिलेशन पता है अपन को क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। तो एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस 90 की वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर 0,
प्लस एम स्क्वायर। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का यहाँ स्क्वायर करूंगा तो 1/4 प्लस आपके पास आ गया एन स्क्वायर। आपको क्या चाहिए? थीटा चाहिए, तो यहाँ से एन स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 - 1/4। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 3/4 एन स्क्वायर इक्वल टू, और एन इक्वल टू आ जाएगा √3/2। एन एक्चुअल में होता क्या है? कोस गामा। कोस यहाँ अपन ने थीटा मान रखा तो कोस थीटा इक्वल टू √3/2 आ गया, तो थीटा इक्वल टू π/6 आ गया कि नहीं आ गया? π/6 और प्लस माइनस कोस √3 आएगा, तो π/6 और 5π/6 ये दोनों आ जाएंगे, ये यानी कोस की दोनों वैल्यूज यहाँ पर सही हो जाएगी। यानी जो आपका डायरेक्शन कोसाइन है वो ज्यादा कुछ भी नहीं होता, अल्फा बीटा गामा होते हैं, और वो अल्फा बीटा गामा क्या होती है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बनाए गए एंगल्स होते हैं, जो आपकी कोण बनाती है, कोई लाइन बनाती है। जैसे इसमें कोण बना रही है, ओपी पोजीशन वेक्टर है, या ओपी जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वही आपके एलएमएन होती है। अब एलएमएन के बारे में एक रिलेशन तो अपन को पता चल गया, ये होता है। दूसरा, एक सिंपल सा कंसेप्ट आप हमेशा याद रखना कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, सॉरी 1 नहीं 2 होगी। कैसे? क्योंकि अपन को पता है जो तीनों एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1 होती है। एल को क्या लिख सकते हैं बेटा? कोस अल्फा। एल की जगह कोस अल्फा लिख सकते हैं, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। अब कोस स्क्वायर अल्फा क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और इसको 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 1 1 कितने हो गए? 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस 1 को इधर ले आते हैं और इनको तीनों को उधर ले जाते हैं, तो ये 2 बचेगा और इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ये आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना होता है? ऑलवेज 1 होता है। कब? जब अल्फा बीटा गामा क्या हो? आपके एंगल्स हो। किसके साथ? 3D में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। और क्यों होते हैं वो अपन को रिलेशन से अपन ने प्रूव कर दिया। अब अपन बात करते हैं इसके साथ अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था एक्स वाई और जेड, इसको एक्स ले लेता हूँ, इसको वाई ले लेता हूँ, इसको जेड ले लेता हूँ। ये आपका पोजीशन वेक्टर लिया था आपने ओपी। तो ओपी के जो आपने क्या बताए थे, मान लो अल्फा यहाँ बना रहा है, बीटा यहाँ बन रहा है और गामा यहाँ बन रहा है, इस तरीके से बन रहे हैं। तो अगर वो ओपी के एंगल पूछ रहा है या ओपी के डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहा है, तो ओपी के तो होंगे अल्फा बीटा गामा, किसके साथ? कोस के साथ। कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये हो जाएंगी ओपी के डायरेक्शन कोसाइंस। लेकिन वो पीओ की पूछ ले, पीओ की, तो आप क्या करोगे? इसको पाई माइनस अल्फा कर दोगे, पाई माइनस, तो आपका क्या हो जाएगा? कोस पाई माइनस अल्फा। पीओ की अगर पूछ रहा है, पीओ की, ओपी की नहीं, पीओ की पूछ रहा है, तो इसको क्या कर देंगे? सब सिंपली पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एल हो जाएगा आपका ये, एम हो जाएगा कोस पाई माइनस बीटा और एन हो जाएगा आपका कोस पाई माइनस गामा। ये बात सुन भाई, ठीक है। यहाँ पर आपकी डायरेक्शन कोसाइंस के रिलेटेड 2-3 कंसेप्ट थे वो खत्म हो गए। डायरेक्शन कोसाइंस कुछ भी नहीं होती है, ये पोजीशन वेक्टर की एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बनाए गए एंगल्स ही होते हैं। अब बात करते हैं आगे, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो ये इसी से निकला हुआ टर्म है। एक सिंपली एक एग्जांपल के रूप में कहता हूं मैं, 1/2 1/4, ये 3 रिलेशन है, 1 1/2 और 1/4, या ये नहीं हो सकते, इसको -1/2 कर लेता हूँ और ये आपका हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, तो ये 1/√2। ये तीनों आपके क्या है? किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो है। इसका स्क्वायर करोगे 1/4, इसका स्क्वायर करोगे 1/4
और इसका स्क्वायर करोगे 1/2, तीनों का सम कितना आ गया 1 आ गया। तो ये अपन कह सकते हैं किसी की डायरेक्शन रेशियो है, किसी पोजीशन वेक्टर की या किसी लाइन की। ठीक है, अब कुछ नंबर मैं ऐसे लिखता हूं जो इनको आपस में क्या कर दे, इक्वल कर दे। जैसे अभी ये आपस में इक्वल नहीं है, ये 1/√2 है, ये 2 है और ये -1/√2 है। तो इनको आपस में इक्वल करने के लिए मैं कुछ नंबर लिखता हूं अपनी तरफ से। इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2 हो जाए, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, √2 से मल्टीप्लाई करूं, ये 2 हो गया। अब ये आपस में इक्वल हो गए, लेकिन ये देखो माइनस का है, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 से, और इसको भी माइनस से। तो यानी जो किस से मल्टीप्लाई किया आपने, -√2 से, -1 से और 1 से। ये जो नंबर जिसने इनको क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, जिसने इसको क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, वो आपके कहलाएंगे डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे। ऐसे नंबर्स, ऐसे इमेजिनरी नंबर्स या ऐसे नंबर्स जो डायरेक्शन रेशियो कुछ भी नहीं होते, सिर्फ वो कुछ एक नंबर होते हैं जो आपकी डायरेक्शन कोसाइंस को क्या कर देते हैं, आपस में इक्वल कर देते हैं। और कोई एग्जांपल ऐसा सोचिए जिसको मैं एग्जांपल के रूप में कह सकूं, जैसे 2, 4, ये हो नहीं सकती क्योंकि इसका सम कितना होना चाहिए, हमेशा 1/1 होना चाहिए। डायरेक्शन रेशियोज का वो सॉरी कोसाइंस का सम क्या होना चाहिए हमेशा, जैसे मैं 1/3 कर देता हूँ, इसमें क्या सम करूं, 1/3 हो जाएगा, इसका 1/√3 कर देता हूँ, ये 1/√3 और ये -1/√3। इस तरह की तीन एक लाइन की डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, 1/√3, 1/√3 और -1/√3। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि आपस में इक्वल हो जाए, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो -1 से मल्टीप्लाई करते तो बेटा ये -1, ये भी अपन ने गलत कर लिया क्योंकि इसको -√2 से किया, हाँ सही हो जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, -1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये -1/√2 हो जाएगा। इसको भी किससे मल्टीप्लाई करूं, -1 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 से। तो ये क्या हो जाएंगे, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। यानी ऐसे कुछ नंबर जो इन दोनों को, इन डायरेक्शन रेशियोज को, कोसाइंस को आपस में क्या कर दे, इक्वल करते, वो आपके क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो बोलिए, किसी को समझ में तो नहीं आ रहा ना, चलो कोई, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे अपन बात करते हैं एक पॉइंट से लाइन पास कर रही है उसकी इक्वेशन क्या होगी, जिसके डायरेक्ट जो दूसरी लाइन के, जैसे एक लाइन है, एक लाइन ये है, ये दोनों एक ही प्लेन में, अभी प्लेन एक ही है, यानी एक्स वाई प्लेन, ये आपका एक्स हो गया, ये एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस, जेड में नहीं, ये एक्स वाई प्लेन में दो लाइनें हैं। ये लाइन और ये लाइन दोनों के बारे में एक शर्त दे दी उसने कि ये लाइन है वो आपके x1 y1 z1 से तो पास हो रही है, x1 y1 z1 से तो पास हो रही है, और दूसरी लाइन की क्या है, पैरेलल है, दूसरी लाइन की क्या है, पैरेलल है। यानी इस लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है x - a1 y - y1 अपॉन b z - z1 अपॉन c। इस लाइन की इक्वेशन आपको कुछ इस तरीके से दे रखी है, और आपसे इसकी इक्वेशन पूछी है, एक लाइन की इक्वेशन पूछी है जो क्या कर रही है, इस पॉइंट से तो जा रही है और इस लाइन के पैरेलल है। आपके जो क्वेश्चन है कार्टेशियन फॉर्म में, तो इसका फॉर्म, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, जिस लाइन से पास हो रही है वो लाइन यहाँ पुट कर दो, और दो जो पैरेलल लाइनें होती है उनके डायरेक्शन रेशियो आपस में हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उनके डायरेक्शन रेशियो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये ए हो गया, ये हो जाएगी, सॉरी यहाँ मैं पॉइंट इनको x2 y2 ले लूं क्योंकि ये x1 y2 आ गए, तो x - x2 y2 - y2 अपॉन b और z - z2 अपॉन c। ये आपकी हो जाएगी उस लाइन की इक्वेशन जो इससे पास हो रही है। एग्जांपल से समझिए बेटा, इस एग्जांपल से समझ में आएगा अभी एकदम। ये लाइन है मान लो जो x - 3 अपॉन 4, x - 2 अपॉन -2 और x - 1 अपॉन 3 से जा रही है, और ये लाइन है वो आपकी जा रही है 6, 5, 3 से। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन आपसे पूछे, इस लाइन की इक्वेशन अगर आपसे पूछे तो आप सिंपली क्या कर दो, इस पॉइंट से तो पास करवा दो, क्या कर दो x - 6, और इसका दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वही डायरेक्शन रेशियो किसके होंगे, इसके होंगे। जो आपने लाइन बना रहे हो x - 5 अपॉन -2 और x - 3 सॉरी x - 3 अपॉन 3, ये आपकी नई लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। आपको क्या करना है सिंपली जिस पॉइंट से पास करवा रहे हो वो पॉइंट यहाँ पुट कर दीजिए, और जो दूसरी लाइन जिसके पैरेलल है ये
उसके डायरेक्शन रेशियोज को आपस में इक्वल कर दीजिए या लिख दीजिए, ठीक है। अब एक सिंपल सा दूसरा फॉर्म क्या बनता है कि एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। किससे पास हो रही है? 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो उसकी इक्वेशन बताओ कार्टेशियन फॉर्म में। मैं एग्जांपल के रूप में ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसकी इस लाइन की आपको क्या पूछी है उसने? इक्वेशन पूछी है। तो इसको मैं x1 y1 z1 ले लेता हूँ, इसको x2 y2 z2 ले लेता हूँ। ले लिए। अब मेरे को इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो किसी एक पॉइंट से पास करवा दो, आपकी मर्जी है, चाहे इससे करवा दो चाहे इससे करवा दो। मैं इससे पास करवा रहा हूँ, x माइनस x1। अब अपोन में क्या चाहिए? अपोन में चाहिए आपको डायरेक्शन रेशियो। लाइन की इक्वेशन के लिए 3D में लाइन की इक्वेशन के लिए डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करो, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। यानी a कैसे मिलेगा आपको? x2 माइनस x1 करने पे मिलेगा। b कैसे मिलेगा आपको? y2 माइनस y1। और c कैसे मिलेगा? z2 माइनस z1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये हो जाएगा आपका दूसरी वो इक्वेशन। किसकी इक्वेशन? एक ऐसी लाइन की जो 2 पॉइंट से पास होके जा रही है, 2 पॉइंट के पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। ओके, ये आपको याद रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म यही है बेटा कि अपन सिर्फ कार्टेशियन की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, अगले वीडियो में अपन वेक्टर्स की बात भी करेंगे। पहले कार्टेशियन समझ लीजिए कि कार्टेशियन फॉर्म में क्या क्या आपके फॉर्मूले होंगे। अब तक अपन ने क्या पढ़ा? डीसी पढ़ा, डीआर पढ़ा, आपने 2 इक्वेशंस पढ़ी लाइन की। एक कब? जब एक पॉइंट से जा रही है और एक लाइन के पैरेलल हो। दूसरी कब? जब 2 पॉइंटों से पास होके जा रही हो। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन डीसी एंड डीआर। डीसी एंड डीआर कि अगर आपको डीसी दे रखा हो तो डीआर कैसे फाइंड आउट करोगे, और डीसी डीआर दे रखा तो डी, मान लो डीआर यानी डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं आपको 2 3 4, और आपको पूछे डीसी यानी डायरेक्शन कोसाइन अगर पूछी जाए तो कैसे ज्ञात करोगे? L इक्वल टू होता है बेटा a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये रिलेशन होता है L में। M इक्वल टू हो जाएगा B पुट कर दो, ये ABC है और ये आपके LMN है, तो B इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और N इक्वल टू हो जाएगा आपका C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ की वैल्यूज पुट कर दीजिए। यहाँ a की वैल्यू कितनी है? 2, और ये हो जाएगा 16 प्लस 19 रूट 19 रूट 29, 16 प्लस 9 25 प्लस 4 20। m की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 अपॉन रूट 29, और n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 अपॉन रूट 29। यानी आपको क्या दे रखे थे? dr दे रखे थे, डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए थे, और क्या आपने फाइंड आउट कर लिया? LMN फाइंड आउट कर लिया। तो इन दोनों का आपस में रिलेशन ये होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंगल बिटवीन 2 लाइंस। एंगल बिटवीन 2 लाइंस, मान लो 2 लाइनें हैं, ये लाइन है ये लाइन, ये दोनों लाइनें एक दूसरे से पास हो रही है, तो ये जो इनके बीच में एंगल बनते हैं, 2 एंगल बनते हैं, एक ये और एक ये। तो इन एंगल्स के 2 आंसर आते हैं जो अपन चेक करते हैं, 2 आंसर। तो अपन क्या है यार फॉर्मूला, या इसको मान ले मैं इक्वेशन कहता हूँ x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, और z माइनस z1 अपॉन c1, और इसको कह देते हैं x माइनस x1 अपॉन x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, और z माइनस z2 अपॉन c2। दीजिए ये 2 लाइनें दे दी, इनके आपस में क्या पूछा है? एंगल पूछा है। अगर मैं 2 पोजीशन वेक्टर की बात करूं जो आपने बचपन में पढ़ के आ चुके हैं, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो a डॉट b क्या होता था बेटा? मोड ऑफ a मोड ऑफ b कोस थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाता था? a डॉट b अपॉन मोड ऑफ a मोड ऑफ b। एक लाइन भी क्या होती है? पोजीशन वेक्टर ही होती है। लाइन भी पोजीशन वेक्टर से मिलकर जैसी होती है, तो अपन ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b, यानी इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो, यानी आपका हो जाएगा a1 a2, क्योंकि i डॉट i 1 होता है, b1 b2 प्लस c1 c2 अपन मोड ऑफ a a1 स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा, सॉरी प्लस नहीं है, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये आपका
फॉर्मूला आ गया किसका, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला यही होगा a1a2 b1b2 प्लस c1c2 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं सिंपल सा, पहले एक केस पढ़ लेते हैं छोटा सा, कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल होगी, ये लाइन मान लो ऐसे होगी और दूसरी लाइन जो है वो ऐसे होगी, समझ रहे हो, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90। अगर ये पैरेलल होगी तो पैरेलल की क्या कंडीशन होगी, 90 होने का मतलब cos 90, थीटा 90 होती है cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहां मैं क्या पुट करूंगा 0 पुट करूंगा, क्योंकि अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो यहाँ 90 हो गया, 90 cos 90 की वैल्यू 0, ये इससे क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आपके पास केस क्या बन के आ जाएगा a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास केस बन के आ जाएगा। आपको याद रखना अगर दो लाइनें पैरेलल है तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज है उनका मल्टीपल का सम हमेशा किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है, ये याद रखना। और अगर ये लाइनें पैरेलल होती तो आपको सीधा याद रखना, अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये होगा, यानी इनका जो डायरेक्शन रेशियोज है वो या तो आपस में इक्वल होंगे या उनका कुछ मल्टीपल ही वो होगा, यानी वो इक्वल या जैसे मल्टीपल ही होगा अगर दो लाइनें पैरेलल होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत, थ्योरेटिकल यानी 14.3 तक की थ्योरी अपन ने पढ़ ली है। इसमें आपको क्या करना है, टू एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल आपको जो इक्वेशंस निकालनी है लाइंस की। इसके अलावा अब अपन चलते हैं 14.4 से पहले जो थ्योरी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं।